औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी की यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने यूरोप ही नहीं अपितु संपूर्ण संसार को प्रभावित किया। आर्थिक क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, जिनका परिणाम आज भी संपूर्ण विश्व में दिखाई देता है, ये औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड के वस्त्र उद्योग से 1848 ईस्वी में शुरू हुई, इसके चिन्ह बहुत पूर्व ही दिखाई देने लगे थे। वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप जब पूंजीवाद जैसी अवधारणा लोकप्रिय हुई तो इसका प्रभाव उद्योग धंधों पर भी दिखाई दिया। जब हाथ के श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया, मशीनीकरण और यंत्रों के परिणाम स्वरूप उत्पादन होने लगा तो इसका परिणाम अनेक क्षेत्रों में दिखाई दिया। जो सर्वप्रथम हमें औद्योगिक क्रांति के चिन्ह दिखाई देते हैं, ये चिन्ह दिखाई देते हैं हमें वस्त्र उद्योग में। आप सभी को पता है कि सूती वस्त्र उद्योग इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, जिसके परिणाम स्वरूप ये विदेशों से व्यापार करके धन अर्जित करता था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जब हाथ के श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया, कारखाना पद्धति का जन्म हुआ, अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन होने लगा। तो इसके क्या कारण थे, किन किन क्षेत्रों में ये औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इन सभी की चर्चा आज हम इस विषय में करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी, चूँकि इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल थी। इंग्लैंड में श्रम, पूंजी, कच्चा माल, खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। इंग्लैंड का राजनीतिक और सामाजिक जीवन औद्योगिक क्रांति के लिए अनुकूल था। तो इनके परिणाम स्वरूप यूरोप के पहले देश इंग्लैंड में इस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हमें वस्त्र उद्योग से दिखाई दी। क्योंकि अब तक जितना भी काम वस्त्रों संबंधित किया जाता था, कताई, बुनाई, ये सारा काम पूरा परिवार मिलकर घर पे ही संपन्न करता था। कुटीर उद्योग धंधों के रूप में हम इसको देख सकते हैं। पुरुष बुनाई का काम करते थे और महिलाएं कताई का काम करती थी। बिनोले, कपास से बिनोला निकालना, उससे सूत काटना, सूत से फिर बुनाई का काम करके कपड़ा बनाना, ये एक लंबा प्रोसेस था और इस लंबी प्रक्रिया में बहुत समय लगता था। अब औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वस्त्र उद्योग में जो परिवर्तन आया, वो परिवर्तन हमें उस समय होने वाले आविष्कारों और मशीनों के परिणाम स्वरूप दिखाई देता है। 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल, इस मशीन का आविष्कार किया, जिससे कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई। अब बुनाई का कार्य तेजी से होने लगा, परंतु बुनाई के साथ साथ सूत काटने का काम भी जरूरी था। और इसमें हम देखते हैं 1764 ईस्वी में जब जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, उन्होंने स्पिनिंग जेनी के नाम से अपने इस मशीन का पेटेंट करवाया। जेनी जो उनकी वाइफ थी, इसके नाम पर उन्होंने अपनी इस मशीन का नाम स्पिनिंग जेनी रखा, जिसमें 8 तकों के चरखे से एक साथ सूत काटना संभव हो पाया था। इसके परिणाम स्वरूप बारीक और महीन जो मलमल है, सूत है, ये बनाना संभव हो पाया। अब सूत काटना आसान हो गया, बुनना आसान हो गया। तो धीरे धीरे करके जब नई नई मशीनों का आविष्कार होने लगा तो अन्य लोग भी इस क्षेत्र में आने लगे। 1769 ईस्वी में हम देखते हैं आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। जल शक्ति से चलने वाला ये पहला यांत्रिक चरखा था, जिसकी सहायता से एक बड़ी मात्रा में उत्पादन इसका किया जा सकता था। चरखे की सहायता से सूत काटा जा सकता था। आर्कराइट को ये माना जाता है कि ये पहला व्यक्ति था जिसने वस्त्र उद्योग में कारखाना व्यवस्था को जन्म दिया। इतिहासकार फिशर का ये कहना है कि आर्कराइट के आविष्कार ने महासूती वस्त्र उद्योग की नींव रखी। बड़े बड़े कल कारखाने इस आविष्कार के परिणाम स्वरूप स्थापित हो पाए। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया, जो वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया था। इन दोनों के मिलाने से म्यूल नामक एक नया यंत्र बना, मशीन बनी, जिसमें तीव्र गति से सूत काटने का कार्य किया जा सकता था, बारीक सूत बनाया जा सकता था और उत्तम मलमल का निर्माण संभव हुआ। 1785 में हम देखते हैं कि इसी क्षेत्र में कार्टराइट ने पावरलूम का आविष्कार किया। वाष्प शक्ति या जल शक्ति से चलने वाली ये मशीन थी, जिससे कपड़ा बुनने की गति में तेजी आई। हम देखते हैं कि 18वीं और 19वीं सदी जो है,
ये इंग्लैंड के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आने वाली क्रांति थी, जिसने इंग्लैंड में सूती वस्त्र उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आई। चूँकि वाणिज्यवाद के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने साम्राज्यवाद की स्थापना की थी, इसके अनेक उपनिवेश थे जहाँ से कच्चा माल प्राप्त करता था और अपना तैयार माल खपाता था। अब जिस तरह से मांग हो रही थी उस तरह से पूर्ति करना भी आवश्यक हो जाता था। औद्योगिक क्रांति से वो घरों में जब ये सूत काटने का काम, कपड़ा बुनने का काम होता था तो ये बहुत कम मात्रा में होता था। मांग के अनुरूप जब इसकी पूर्ति नहीं हो पाई तो जब औद्योगिक क्रांति हुई, इस क्रांति के परिणाम स्वरूप जब नई नई मशीनों का इनका आविष्कार हुआ, सूत काटना बुनना आसान होने लगा, बिनोला उससे कपास से निकालना आसान हुआ, तो इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग में तेजी से परिवर्तन हमें दिखाई दिया और मशीनीकरण के परिणाम स्वरूप अब कारखाना व्यवस्था का विकास भी संभव हो पाया। ऐसे में हम देखते हैं कि ये जो मशीनें आई, चाहे जॉन के की फ्लाइंग शटल हो या हॉर्गिस की स्पिनिंग जेनी हो या आर्कराइट का वाटर फ्रेम हो, सैमुअल क्रॉम्पटन का म्यूल हो, कार्टराइट का पावर लूम हो, इन शक्तियों की मदद से अब सूत काटना, कपड़ा बनाना तेजी से होने लगा और ये आसानी से कार्य कई लोग मिलकर मशीनों के माध्यम से करने लगे। इसी तरह 1793 ईस्वी में जब व्हिटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया, कपास में से बिनोले तेजी से अलग किए जाने लगे। सूत काटना आसान हो गया था, बुनना आसान हो गया था, पर इनके लिए उनको कपास की भी आवश्यकता थी और इसके लिए भी अब मशीन की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो जब व्हिटनी ने कॉटन जीन का आविष्कार किया, जिससे तेजी से बिनोले और कपास को अलग अलग किया जाता था, तो इस काम में तेजी आई, तीव्रता से ये काम संपन्न होने लगा। ऐसे में हम देखते हैं 1825 ईस्वी में जब रिचर्ड रॉबर्ट्स ने स्वचालित बुनाई मशीन का आविष्कार किया, तो इससे कपड़ा बुनने की गति में भी तेजी देखी गई। तो सिलाई मशीन का आविष्कार एलियस हॉक ने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई और ये क्रांति तेजी से अन्य क्षेत्रों में भी हमें दिखाई दी। ये परिवर्तन हमें दिखाई दिया यातायात और संचार के क्षेत्र में, लौह इस्पात उद्योग के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। लौह इस्पात उद्योग की यदि हम बात करें तो अब्राहम डर्बी, जॉन रोवर्क, इन्होंने पत्थर के कोयले से कोक बनाने की विधि विकसित की। इससे हम देखते हैं कि पत्थर के कोयले से जब कोक बनाने लगे तो उससे संसाधन, जो खनिज संसाधन था, वो हमें एक नया संसाधन मिला, ऊर्जा का संसाधन था, जिसके माध्यम से अब लौह उद्योग में इसका प्रयोग तेजी से होने लगा। 1784 में हेनरी कोट ने पर्लिंग का आविष्कार किया, जिससे कि शुद्ध लोहा प्राप्त किया जा सकता था। इसे लोहे को जब पिघलाया जाता था तो लोहा आसानी से अलग हो सकता था। 1856 ईस्वी में हेनरी बेसमेंट ने परिष्कृत इस्पात बनाने की विधि विकसित की। इस तरह से हम देखें कि पहले लोहे का जिसमें जंग लग जाती थी, तो अब एक ऐसे धातु की आवश्यकता थी जिसमें जंग न लगे, तो इस्पात का आविष्कार इसी के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया, जो कि औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। इसी क्रम में हम देखें तो वाष्प इंजन का आविष्कार, जो कि 18वीं सदी में यूरोप की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। हम देखें न्यूकॉमेन ने खानों से पानी निकालने के लिए वाष्प इंजन बनाया, जिसे 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने परिष्कृत कर नए भाप इंजन के रूप में विकसित किया। इसी तरह हम देखें तो परिवहन और संचार साधनों के बाद जब आती है तो डामर की जो रोड बनने लगी, जो हमें आज दिखाई देती है, ये भी हमारे यूरोपीय देशवासियों की ही देन है। इंग्लैंड के लोगों ने, जिसमें हम नाम लेंगे मकाडम का, जिनके नाम पर इन रोडों का नाम, सड़कों का नाम है मकाडम सड़कें रखा गया। और इसमें बड़े बड़े जो पत्थर होते थे ये नीचे लगाए जाते थे, इनके ऊपर छोटे पत्थर लगाए जाते थे, फिर मिट्टी के गारे से लेप कर दिया जाता था और इनको जोड़कर पक्का बनाया जाता था। तारकोल से ये बनती थी। इस तरह से पक्की सड़कों का निर्माण, मकाडम सड़कों का निर्माण यूरोप में, इंग्लैंड में हमें दिखाई देता है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप। इसी तरह हम देखें जो बड़ी बड़ी नदियाँ थी, नहरें थी, रेल लाइनें थी, इनको आपस में जोड़ने का काम भी इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाया। फुलटोन, जिन्होंने वाष्प चालित नौका, जिसको क्लेमोंट कहा गया, इसका आविष्कार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अब यातायात और परिवहन में तीव्रगामी परिवर्तन हुआ, तेजी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई।
अंतर्देशीय व्यापार में वृद्धि हुई, तो परिवहन और संचार साधनों में जब तेज़ी से वृद्धि हुई तो इसका परिणाम ये होता है कि अन्य उद्योग धंधे भी तेज़ी से विकसित संभव हो पाए। इसी तरह हम बात करें तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने माय लॉर्ड और रॉकेट नामक इंजन बनाया, जिसके माध्यम से रेल यातायात का तेज़ी से विकास हुआ। पहली जो रेल चली 1929 में मैनचेस्टर से लिवरपूल के मध्य इसको चलाया गया, जिसके माध्यम से हम देखें कि एक नगर अब दूसरे नगर से रेलवे लाइन के माध्यम से जोड़ा गया। इसी तरह बेतार का तार और टेलीग्राम तार यंत्र का आविष्कार भी इस युग में देखने को मिला। और वर्तमान में हम देखें अभी सभी के पास मोबाइल है, किसी ज़माने में पेजर होते थे, उससे पहले बेतार के तार से बात होती थी। टेलीफोन आया तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया, मार्कोनी ने बेतार के तार का आविष्कार किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी जो हमें औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में और विश्व में दिखाई देती हैं। इसी तरह हम देखें सूती वस्त्र उद्योग से ये क्रांति शुरू हुई थी, जिसने लौह इस्पात उद्योग को और संचार और यातायात के साधनों को प्रभावित किया। तो इसी तरह हम देखें कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप तकनीकी के क्षेत्र में, संचार उद्योग के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में जो नए परिवर्तन हुए, आविष्कार हुए, उसका परिणाम और प्रभाव अनेक क्षेत्रों पर देखने को मिला। और वो क्षेत्र थे हमारे कृषि संबंधी क्षेत्र, हमारे उद्योग, जिनके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में भी जब परिवर्तन हुआ, क्योंकि उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और कच्चा माल हमें कृषि के माध्यम से ही मिल सकता है। तो जब तक कृषि में सुधार नहीं किया जाएगा, कृषि में नवीन तकनीकी का या आविष्कारों के माध्यम से उसके उत्पादन को नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए औद्योगिक क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें दिखाई देता है, वो प्रभाव दिखाई देता है कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि हमने बात की थी कि पहली जो क्रांति है वो हमें पाषाण काल में दिखाई देती है, जब मनुष्य आखेट छोड़कर, शिकार छोड़कर कृषि का काम करने लगता है। और दूसरी क्रांति हमें यूरोप में 18वीं सदी में दिखाई देती है, जब मनुष्य खेती का काम छोड़कर उद्योग धंधों को अपनाने लगता है। तो अब कृषि क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, आमूलचूल परिवर्तन हुए, नए नए आविष्कार हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अब मांग के अनुरूप आपूर्ति होने लगी। तो इसके लिए जो नए नए आविष्कार हुए उनकी चर्चा हम यहाँ पर कर लें। जैसे हम बात करें, कृषि क्षेत्र में पूंजी के प्रयोग से कृषि क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अधिक मुनाफा कमाने के लिए भी कृषि में निवेश बढ़ा, जिससे नए नए आविष्कारों को बल मिला। इंग्लैंड का एक संपन्न जमींदार था जेथरो टल, जिसने सीड का आविष्कार किया कि ज़मीन में गहराई में जाकर बीजारोपण करना और इससे अधिक उत्पादन प्राप्त करना संभव हो पाया। इसी तरह टाउनशेंड नाम का एक अन्य अंग्रेज जमींदार था, जिसने फसलों को बदल कर उपजाने का लाभ बताया। इसने बताया गेहूं के बाद शलजम, फिर जौ, फिर अन्य मेथी, इस तरह से फसलों को बदल कर बोने से उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती थी। टाउनशेंड की इस योजना से कृषि में उत्पादन में तेजी से वृद्धि देखी गई। इसी तरह हम देखें 1770 ईस्वी में रॉबर्ट बिकवेल ने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बना दिया। उसने भेड़ और गाय की नस्ल सुधारने के लिए अनेक प्रयोग किए। ऐसे पशुओं में हम देखते हैं कि उन्नत किस्म के पशु अब आने लगे और अधिक मांस प्राप्त करने के लिए, अधिक दूध और अन्य दूध सामग्री प्राप्त करने के लिए पशुपालन उद्योग में भी इसके परिणाम स्वरूप नए नए सुधार संभव हो पाए। इसी तरह हम देखें, चार्ल्स कॉलिंग ने भेड़ों की नई नस्ल तैयार की। आर्थर यंग की यदि हम बात करें, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक पत्रिका तथा कई लेखों एवं पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने नई खेती का प्रचार किया। नई खेती मतलब आपने बाड़ाबंदी आंदोलन का नाम सुना होगा। इस बाड़ाबंदी आंदोलन में जो छोटे छोटे खेत होते थे किसान के, वो अलग अलग क्षेत्रों में फैले होते थे। इंग्लैंड में इस आंदोलन के माध्यम से, इस नई खेती के माध्यम से जो बिखरे हुए छोटे छोटे खेत थे, उनको इकट्ठा करके बड़े बड़े जो जमींदार थे, भू सामंत थे, उनको दिया गया, जिससे कि खेती में आवश्यकता अनुसार आराम से मशीनों के माध्यम से उत्पादन किया जा सके। इस तरह से हम देखें तो आर्थर यंग के
इस नए विचार के माध्यम से 1792 से 1815 के मध्य इंग्लैंड में बाड़ाबंदी अधिनियम बने और इसके परिणाम स्वरूप छोटे छोटे खेतों को मिलाकर बड़े बड़े खेत बनाए गए। इसी तरह हम बात करें तो 1840 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री जस्टिन वॉन लिविंग ने पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस, उन्होंने 3 ऐसे तत्व बताए कि यदि हम मिट्टी में इन 3 रासायनिक उर्वरकों को मिला देंगे तो उत्पादन में तेजी से वृद्धि होगी। तो ये भी हमने देखा कि इन उर्वरकों के प्रयोग से भी कृषि कार्य में सुधार हुआ, कृषि उत्पादन बढ़ा, भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ी। 1793 ईस्वी में अमेरिकी नागरिक व्हिटनी ने अनाज को भूसे से अलग करने वाले उपकरण का मशीन का आविष्कार किया। 1834 ईस्वी में साइरस एच मैककॉर्मिक ने एक नई मशीन बनाई, नया यंत्र बनाया, जिसमें उसने फसल काटने की ये मशीन थी, जिसमें उसने अपने नए आइडिया से इस तरह से बनाया कि फसल को आसानी से काटा जा सके। एफ एप्पलवाइन ने जो फसल काटी जाती थी उसको बटोरने का दोहरे बाइंडर जोड़कर उसमें उसको अधिक उपयोगी बनाया। इसी तरह हम देखें तो 1760 से लेकर 1860 ईस्वी के मध्य कृषि उत्पादन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, भोजन की पौष्टिकता बढ़ी, पशुओं को वर्ष भर चारा मिलने की सुविधा हुई, इन सबसे जनसंख्या में भी तेज़ी से वृद्धि देखी गई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में दिखाई दिए, ये महत्वपूर्ण परिवर्तन थे, जिनके परिणाम स्वरूप यूरोप ही नहीं संपूर्ण विश्व में इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। आर्थिक परिणामों की यदि हम चर्चा यहाँ पे करें तो उत्पादन, वाणिज्य, व्यापार में तो वृद्धि हुई थी, नए नए उद्योग धंधे स्थापित होने लगे थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई थी